नमस्कार। आज क्लास 12 का राजनीति विज्ञान का पहला अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? उत्तर, शीत युद्ध के हथियारों की ओर, हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों प्रक्रियाएं ही पैदा हुई थी। हथियारों की ओर से अभिप्राय यह है कि पूंजीवादी गुट एवं साम्यवादी गुट दोनों ही एक दूसरे पर अधिक प्रभाव रखने के लिए अपने अपने हथियारों के भंडार बढ़ाने लगे, जिससे विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दूसरी तरफ हथियारों पर नियंत्रण से अभिप्राय यह है कि दोनों गुट यह सोचते थे कि यदि दोनों गुटों में युद्ध होता है तो दोनों गुटों को ही अधिक हानि होगी। दोनों गुटों में से कोई भी विजेता बनकर नहीं उभर पाएगा, क्योंकि दोनों ही गुटों के पास परमाणु हथियार थे। इस कारण शीत युद्ध के दौरान हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी पैदा हुई। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? 3 कारण बताइए। महाशक्तियाँ निम्न कारणों से छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन कर रखती थी। पहला, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन इसलिए करती थी ताकि इन दोनों से वे अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। महाशक्तियाँ छोटे देशों में सैनिक ठिकाने बनाकर दुश्मन देश की जासूसी करते थे। छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को अपने देश में रखते थे, जिससे शक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। महाशक्तियाँ आसानी से छोटे देशों पर अपना वर्चस्व कायम करती थीं। कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था। इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। क्या आप कथन सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण दें। उत्तर, शीत युद्ध के विषय में यह कहा जाता है कि इसका विचारधारा से अधिक संबंध नहीं था, बल्कि शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष था। परंतु इस कथन से सहमत नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही गुटों में विचारधारा का अत्यधिक प्रभाव था। पूंजीवादी विचारधारा के लगभग सभी देश अमेरिकी के गुट में शामिल थे, जबकि साम्यवादी विचारधारा वाले सभी देश सोवियत संघ के गुट में शामिल थे। विपरीत विचारधाराओं वाले देशों में निरंतर आशंका, संदेह एवं भय पाया जाता था। परंतु 1991 में सोवियत संघ के विघटन से एक विचारधारा का पतन हो गया और इसके साथ ही शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? या क्या आप मानते हैं इस नीति में भारत के हितों को आगे बढ़ाया? उत्तर, शीत युद्ध के दौरान भारत ने अपने आप को दोनों गुटों से अलग रखा। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। भारत ने सदैव दोनों गुटों में पैदा हुए मतभेदों को कम करने के लिए प्रयास किया, जिसके कारण ये मतभेद व्यापक युद्ध का रूप धारण न कर सके। भारत की अमेरिका के प्रति विदेश नीति। भारत और अमेरिका में बहुत अच्छे संबंध कभी नहीं रहे। अच्छे संबंध न होने के कारण महत्वपूर्ण कारण अमेरिका का पाकिस्तान की प्रति रवैया है। अमेरिका ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का समर्थन किया, पाकिस्तान को सैनिक सहायता भी दी। बांग्लादेश के मामले पर अमेरिका ने भारत के विरुद्ध 7वां समुद्री बेड़ा भेजने की कोशिश की। 1981 में अमेरिका ने भारत की भावनाओं की परवाह न करते हुए पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियार दिए। 2 जून 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमेरिका गए तो संबंध में थोड़ा बहुत सुधार हुआ। जनवरी 1989 में जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने, परंतु उनकी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया।
भारत की सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति। भारत के सोवियत संघ के साथ शुरुआत में तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, परंतु जैसे जैसे भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति स्पष्ट हो गई, वैसे वैसे दोनों देश एक दूसरे के समीप आते गए। 1960 के बाद भारत और सोवियत संघ के अच्छे संबंध रहे। 9 अगस्त 1971 में को भारत और सोवियत संघ के बीच शांति मैत्री का सहयोग की संधि हुई। यह संधि 20 वर्षीय थी। दोनों देशों के नेता एक दूसरे के साथ देशों में यात्रा करने लगे, जिससे दोनों देशों के गहरे संबंध स्थापित हुए। दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक संबंध बढ़ाने के लिए कई समझौते हुए। 9 अगस्त 1991 को 20 वर्षीय संधि 15 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई। 1991 में सोवियत संघ का बड़ी तेजी से विघटन हो गया। अगला क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था, तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब शीत युद्ध चरम सीमा पर था, तब विश्व में एक नई धारणा ने जन्म लिया, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन से अभिप्राय किसी भी गुट में शामिल न होना गुट निरपेक्ष कहलाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में अधिकांश विकासशील एवं नव स्वतंत्र देश शामिल थे। इन देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकल्प इसलिए चुना क्योंकि वे अपने अपने देश का स्वतंत्रतापूर्वक राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास करना चाहते थे। यदि वे किसी भी गुट में शामिल न हो जाते तो वे अपने देश का स्वतंत्रतापूर्वक विकास नहीं कर सकते, परंतु गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनकर उन्होंने दोनों गुटों से आर्थिक मदद स्वीकार करके अपने देश के विकास को आगे बढ़ाया। यदि एक गुट किसी विकासशील या नव स्वतंत्रता प्राप्त देशों को दबाने का प्रयास करता था, तो दूसरा गुट उसकी रक्षा के लिए आ जाता था तथा उसे हर तरह की मदद प्रदान करता था। इसलिए ये देश अपना विकास बिना रोक टोक के करते थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में नव स्वतंत्र राष्ट्रों को महाशक्ति के प्रभाव से बचाने के लिए आरंभ हुआ। इन आंदोलन का उद्देश्य शक्ति गुटों से दूर रहकर अपने देश की पहचान व अस्तित्व बनाए रखना था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ शीत युद्ध काल से ही प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय में शक्ति गुट समाप्त हो चुका है और अमेरिका ही एक महाशक्ति देश रह गया। संसार एक ध्रुवीय हो चुका है। फरवरी 1992 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के विदेश मंत्रियों ने सम्मेलन में मिस्र ने कहा था कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई, अतः इसे समाप्त कर देना चाहिए। परंतु उपरोक्त विवरण के आधार पर न तो यह कहना उचित होगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया और न ही ये इसे समाप्त कर देना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में गुट निरपेक्ष आंदोलन का औचित्य निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। निःशस्त्रीकरण, विश्व शांति एवं मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका के प्रभुत्व से मुक्त करवाने के लिए भी इसका औचित्य है। अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक समानता जैसी समस्याओं के मूल नाश के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का लोकतांत्रिक स्वरूप इसकी सार्थकता को प्रकट करता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का आज भी इस आंदोलन के सिद्धांतों में विश्वास एवं इसके प्रति निष्ठा अधिक महत्व को बनाए हुए हैं। अतः यह कहना है कि वर्तमान एक ध्रुवीय विश्व के गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है एवं इसे समाप्त कर देना चाहिए।